5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। वोटिंग के बाकी दिन अब उंगलियों की गिनती पर रह गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के शहरों की जनता अपना विधायक चुनेगी, साथ ही अपना सीएम भी चुनेगी। इनमें से तेलंगाना को छोड़ दे तो बाकी 4 राज्यों में ऐसी स्थिति बन रही है जो न सिर्फ लोगों को असमंजस में डाल रही है, बल्कि अभी अभी नए बने इंडिया ब्लॉक के या इस गठबंधन के भविष्य के लिए भी खतरे का संकेत है। असल में साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने तय किया कि वो एनडीए यानी बीजेपी का विजय रथ रोकेंगे। एक तो पहले सभी विपक्षी दलों का साथ आना ही मुश्किल रहा, लेकिन ऐलानिया तौर पर जाहिर हो चुका है कि सभी विपक्षी दल साथ हैं। तो भी इसमें शामिल दलों के कई ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिससे कि इन दलों की एकता बहुत मजबूत नहीं दिखती। ऐसे कई उदाहरण हैं। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के उसूलों के उलट व्यवहार करते दिखे। लेकिन अब जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और देखने को मिल रहा है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों ने भी इस चुनाव में अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो इससे और स्पष्ट हो जाता है कि ये नज़दीकियां ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल एकजुट होकर ये लोग चुनाव लड़ रहे हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी पॉलिसी अलग हो, लेकिन जनता, एक तरफ आप बीजेपी को देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान दोनों ही जगह पर बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मोड में दिखाई पड़ती है बीजेपी। यहां पर सांसदों को, मंत्रियों को उतारा गया, स्पष्ट हो गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को उतारा गया। ये बात सिर्फ ये नहीं कि उनकी लोकप्रियता, ये तो है ही एक कारण क्योंकि वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा अभी बीजेपी के पास में, लेकिन दूसरी बात यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव की भी आधी से ज्यादा तैयारी अभी कर ली जा रही है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां से पिछली बार बीजेपी ने करीब करीब सारी सीटें जीती। राजस्थान में तो सभी थी, एक सीट जो है वो मध्य प्रदेश में रह गई थी, नहीं तो वहां की भी सारी सीटें जीती थी। इन राज्यों में अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहती है बीजेपी, इसकी तैयारियों में लगी हुई है। दूसरी तरफ इन्हीं जगहों पर लोकसभा चुनाव दूर दूर तक इस अलायंस का नहीं दिखाई पड़ता, और दिखाई दे तो अभी उदयनिधि स्टालिन के बयान को उठाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया जाएगा। वो कतई नहीं चाहते हैं, इसलिए इंडिया अलायंस की रैलियां ही रद्द करवा दी उन्होंने। अब पहले तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां लगातार विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के साथ अपने बागी तेवर जो हैं वो तमाम पार्टियां दिखा रही हैं। अभी ताजा मामला जेडीयू का है। असल में जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू के 5 उम्मीदवारों का नाम है। जेडीयू ने जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रानी रैकवार और विजय राघवगढ़ सीट से शिव नारायण सोनी, थांदला विधानसभा सीट से तोल सिंह भूरिया और पेटलावत से रामेश्वर सिंघार को उम्मीदवार जेडीयू ने बनाया, नीतीश कुमार की पार्टी। जेडीयू का ये इस तरीके से एमपी में अपना उम्मीदवार उतारना कई सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का कि क्या इंडिया गठबंधन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले ही खात्मे की कगार पर है। असल में बिहार में तो महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल सिर्फ जेडीयू की वजह से नहीं उठा है और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी तक सीमित है। सवाल इससे पहले सपा के कारण भी उठा था, जब पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ, या फिर ऐसा कह लें कि इंडिया गठबंधन के साथ बागी तेवर दिखाए थे। सपा के साथ तो कहानी अलग हुई। दरअसल एमपी में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस बिफर गई और कहा कि अगर सपा इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीधे सीधे बीजेपी को इससे फायदा होगा। जब यह बात राजनीतिक गलियारों में फैली तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो ना हम मीटिंग में जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। कांग्रेस की इस तल्खी को लेकर अखिलेश ने कहा था कि रात 1 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठा कर रखा और बातचीत की। आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि यह गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है। विपक्षी एकता के लिए अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक इन तीनों बैठकों में गठबंधन का एजेंडा, सीट शेयरिंग और गठबंधन कैसे काम करेगा इस पर चर्चा हुई है, लेकिन इतनी चर्चाओं के बाद नतीजा सिफर रहा, शून्य। सवाल ये भी उठता है कि जब घटक दलों को पता ही नहीं है कि गठबंधन विधानसभा में है या सिर्फ 2024 के लिए या भविष्य के लिए भी है, तो ऐसा कंफ्यूजन जनता के बीच कैसे मजबूती दे पाएगा। अभी जो उदाहरण सामने रखे हैं वो सिर्फ एक राज्य मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और जेडीयू के उदाहरण है। विपक्षी एकता की कंफ्यूजन कथा यहीं तक सीमित नहीं है। विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले दल ने अब तक 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यहाँ कांग्रेस ने अभी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यानी अभी तक की स्थिति को देखें तो आम आदमी पार्टी 50% सीटों पर कांग्रेस से 2-2 हाथ कर रही है। सीधा नुकसान किसको है? कांग्रेस को ही है। बीजेपी का वोट बैंक तो नहीं लेके आ रही है आम आदमी पार्टी अपने साथ, या कुछ आ भी सकते हैं मतदाता, ये भी हो सकता है।
लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, यहां पर कड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस को मिलने वाली, नुकसान भी जो होना है वो कांग्रेस का होना है। जबकि गठबंधन धर्म के अनुसार दोनों दलों को आपस में समझौता समर्थन करते हुए अपने उम्मीदवार उतारने थे। अब स्थिति यह है कि गठबंधन के नाम पर दोनों पार्टियां एक साथ भी हैं और चुनाव लड़ने के तौर पर अलग अलग भी हैं। राजस्थान की भी बात कर लीजिए, यहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की जरूर है, लेकिन सीन में आम आदमी पार्टी भी है। हालांकि अभी तक आपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो नहीं जारी की है, लेकिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यहां से सभी 200 सीटें लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार मिजोरम में चुनाव में उतर रही है और यहां पर पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये तो थी आने वाले विधानसभा चुनाव में बिखरते दिख रहे इंडिया ब्लॉक की कहानी, लेकिन यहां यह भी बताना जरूरी है कि जिस विपक्षी एकता का राग इंडिया गठबंधन के घटक दल गा रहे हैं वो कई मौकों पर संदिग्ध दिखी है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का झंडा बुलंद करते हुए देश भर की यात्रा की थी, लेकिन गठबंधन की बैठक होते होते वो किनारे होते गए। बल्कि एक मौके पर वो सीधे तौर पर नाराज और निराश भी बताए जाने लगे, जिसकी वजह यह थी कि सारा मजमा उन्होंने जुटाया, लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरी तरह टेक ओवर कर लिया और सभी फैसले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से होने लगे। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें एनसीपी चीफ शरद पवार भी बढ़ाते रहे। वो कई बार गठबंधन के विपरीत लीग पर चलते दिखे, चाहे अडानी पर जेपीसी जांच से दूरी रही हो, पीएम मोदी के डिग्री मामले से किनारा करने की नीति हो, कांग्रेस की रजामंदी के बगैर पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करना हो, या फिर अडानी के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में जाना रहा हो। ये सारी ऐसी बातें हैं जो साबित करती हैं कि इंडिया गठबंधन को अपने पक्ष में वोटर्स को एकजुट करने से पहले खुद अपने घटक दलों के बीच एकजुटता स्थापित करनी होगी, ताकि वोटर्स के बीच स्पष्ट संदेश जा सके और एनडीए गठबंधन को यह गठबंधन टक्कर दे सके। अब आप देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार तो वो थे जिन्होंने विपक्षी एकजुटता के इस मंच की शुरुआत की थी। पटना में पहली बैठक बुलाई गई थी और कई नाराज लोगों को, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी को साथ में लाने का श्रेय भी उनको जाता है। सबसे पहले तो वही अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं और समाजवादी पार्टी ये भी दूसरे, क्योंकि आप ये भी मानकर चलिए कि इस समय सबसे ज्यादा अखिलेश यादव किसी की सुन रहे हैं तो वो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की सुन रहे हैं, कुछ हद तक शरद पवार की, लेकिन इन दोनों को अपना बड़ा नेता वो मानते हैं। और अब जब नीतीश कुमार ने भी ये कदम उठाया तो स्पष्ट तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अभी हाल के दिनों में नीतीश कुमार की फिर से एनडीए के साथ नज़दीकियों की काफ़ी चर्चा होती रही है, वो एकदम एक अलग विषय है। लेकिन इसके बावजूद एक बात तय है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, अभी बहुत सारे पैंतरे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत दिलचस्प इस बार का चुनाव होने जा रहा है, ये बात तय है। गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी, 12-15% वोट भी ले आई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला, 5 विधायक भी जीत कर आए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली गुजरात में, 150 सीट, एक ऐसी जीत जो अभी तक किसी ने हासिल नहीं की थी। इसकी वजह उनका अपना प्रदर्शन तो है, अपनी तैयारियां तो है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में ही वोटों को बांटते दिखाई दिए। अगर यही राजस्थान में, यही छत्तीसगढ़ में और यही मध्य प्रदेश में तो अन्य जनता दल यूनाइटेड भी उतर रहा है कई सीटों पर। आप सोचिए, पिछली बार का मुकाबला 114, 110 और फिर कुछ निर्दलीय और फिर उनके साथ में यही सपा के एक एक विधायक को जोड़ना हो या अन्य लोगों को जोड़ना हो, इसके प्रयास चलते रहे उस समय कांग्रेस के। आज की स्थिति देखिए, अगर कुछ 10-15 सीटों का भी हेर फेर होता है, और सबसे बड़ी बात, कम मार्जिन वाली कई सीटें हैं, यहां पर गणित अगर बनता बिगड़ता, बेशक ना जीतें ये पार्टियां, लेकिन कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकती हैं। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद दिखाई देता है। इंडिया का जो ये ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, इसके अंदर की फूट बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बेशक इन राज्यों में कायदे से जो पहले बातचीत हो रही थी, कांग्रेस ही मजबूत दिखाई देती है, इसके बावजूद कांग्रेस को ये लोग खुद ही कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं।